बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शान एकेडमी। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ऐसे मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3.1.2 है, जिसको आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बारी बारी स्टेप वाइज हम देखते हैं कि इस लेक्चर को या इस टॉपिक को किस तरह से हमने लेके चलना है। सबसे पहले लिखता है देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस बट फिजिस्ट क्लासिफाइड इनटू 4। कहता है कि बहुत सी जो है ना, बहुत सारी टाइप्स की फोर्सेस हैं, बट जो फिजिस्ट हैं, फिजिक्स को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने इन सारी फोर्सेस को सिर्फ 4 फोर्सेस के अंदर कैटेगराइज किया। और वो 4 फोर्सेस कौन सी हैं? नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 बेसिक फोर्सेस या फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर हैं। अच्छा, अब इन 4 फोर्सेस को जो मीडिएट करने के लिए, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसमिट करने के लिए कुछ पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम एक्सचेंज पार्टिकल या फोर्स कैरियर्स का नाम देते हैं। फोर्स कैरियर्स का मतलब है फोर्स को ले जाने वाले पार्टिकल्स। तो दूसरे पॉइंट के अंदर यही बात लिखी हुई है कि दीज फोर्सेस मीडिएटेड बाय एक्सचेंज पार्टिकल्स कॉल्ड फोर्स कैरियर्स। तो इन फोर्सेस को हम मीडिएट करते हैं, कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज पार्टिकल के थ्रू, जिन्हें फोर्स कैरियर्स भी कहा जाता है। अब तीसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि मच लेस मैसिव देन प्रोटॉन। एक्सचेंज पार्टिकल की बात हो रही है। एक्सचेंज पार्टिकल के बारे में वो ये कह रहा है कि ये जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं ये मच लेस मैसिव होते हैं। किससे? प्रोटॉन से। ये प्रोटॉन की निस्बत बहुत हल्के होते हैं, लेस मैसिव होते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन चारों फोर्सेस को, बारी बारी हमने डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को और डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। अब सबसे पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पॉइंट आपने याद रखना है कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल 4। कहते हैं कि इन चारों में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये पहला पॉइंट अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लेना। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर इसकी एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। आपको पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो 2 चीज़ों पे कंपोज्ड होता है। नंबर 1, उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है जो कि वेरी डेंस होता है, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो सेंट्रल डेंसर पार्ट है इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस का, और इसके अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पे हम नाम देते हैं न्यूक्लियॉन्स का। किनका? न्यूक्लियॉन्स का। अब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक और बात याद रखनी है कि जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो लिहाजा नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब देखें इस न्यूक्लियर फोर्स की हमने बात करनी है कि ये न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे लगती है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। अब ये जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। अगर बहुत सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे तो सेम चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होती है। तो चूंकि प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सारे प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होने की वजह से प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से ये प्रोटॉन के बिखरने का खदशा होगा कि ये प्रोटॉन बिखर ना जाए। तो इन प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए, उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ गए? तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड रखने के लिए जो फोर्स हमें चाहिए, उस फोर्स को हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। अब आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पाइऑन्स, ठीक है, उसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, इसकी जो रेंज होती है ये शॉर्ट होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ डायमीटर ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का डायमीटर होता है उस आर्डर की ये जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज होती है। ये फेम्टोमीटर ऑर्डर बनता है ऑलमोस्ट। तो अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो क्रक्स था, जो मेन पॉइंट्स थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरी फोर्स पे आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये ऐसी फोर्स है दैट एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस। ये ऐसी फोर्स है जो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली दो फोर्सेस का सम है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा जाता है, प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों फोर्स को कंबाइन करने से जो फोर्स बनती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। तो ये बेसिकली चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। अब इसकी नेचर क्या होती है? इट मे बी अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके दरमियान रिपल्शन होती है। बट जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अब इसकी नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, क्योंकि सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगी, डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगी। अब आगे चलते हैं। एक्सचेंज पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए वो होते हैं फोटॉन, और फोटॉन मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं, इनका कोई मैस नहीं होता। अब देखें जैसे कि ये जो है, अगर इसकी रेंज की बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये रेंज इनफिनिट होती है, ठीक है। फोटॉन के मैसलेस होने की वजह से इसकी रेंज इनफिनिट कंसीडर की जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके दरमियान डिस्टेंस R है। कहता है कि अगर हम इन चार्जेस को एक दूसरे से दूर लेते जाएं तो इन चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो वीक होती चली जाएगी। बात समझ गए? लेकिन जितनी मर्जी दूर ले जाएं इन चार्जेस को, कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो इनफिनिट कंसीडर की जाती है। अब हम आते हैं नंबर 3 पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिवर्सेस डेकोरेशन, कि इस कायनात में जितनी भी आपको डेकोरेशन नज़र आ रही है, जितनी भी सजावट नज़र आ रही है आसमान के ऊपर, फलक के ऊपर, वो सारी की सारी जिस फोर्स की वजह से है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे सन नज़र आता है हमें, स्टार्स नज़र आते हैं, प्लैनेट्स हैं, ज़मीन रिवॉल्व कर रही है सन के, ये सारी की सारी जो डेकोरेशन मेंटेन है ये जिस फोर्स की वजह से है उसको नाम दिया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अच्छा, इट एग्जिस्ट बिटवीन द बॉडीज इन द यूनिवर्स। कहते हैं यूनिवर्स के अंदर ऐसी बॉडीज़ जो मैस रखती हैं, ये फोर्स उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस m1 है और दूसरी बॉडी का मैस m2 है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। तो अगर इन दोनों मैसेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स देखी जाए, Fg देखी जाए, तो इसका फार्मूला है G m1 m2 ओवर r²। ये फार्मूला न्यूटन ने दिया था, इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना इन दोनों बॉडीज़ के मैसेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा
उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती चली जाएगी। और इसी तरह ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों मैसेस के दरमियान डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों मैसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कम किया जाएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर इन ये मैसेस करीब करीब होंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे इन मैसेस को दूर लेके जाएंगे हम एक दूसरे से तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है वो कम होती चली जाएगी। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके बारे में याद रखना है कि इसके लिए जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम है ग्रेविटॉन्स। और इन ग्रेविटॉन्स के बारे में ये लिखा है येट नॉट डिस्कवर्ड। सिर्फ ये वो एक्सचेंज पार्टिकल हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन इनके बारे में कुछ प्रेडिक्शन की गई है कि ये ग्रेविटॉन्स क्या हैं, ये मैसलेस पार्टिकल्स होंगे, एक्सचेंज पार्टिकल्स होंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैरी कर रहे होंगे। तो ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी रेंज होती है वो होती है इन्फिनिट। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये सारी फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है। पीछे हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स डिस्कस की थी जो थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स है। अब हम बात कर लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की कि ये क्या चीज़ होती है। पहला पॉइंट इसके बारे में लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डिके, कि ये कैसी फोर्स है जो बीटा डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, अब बीटा डिके क्या है समझिएगा। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका Z 82 से ज़्यादा होता है, Z से एटॉमिक नंबर को जाहिर किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो कुदरती तौर पे रेडिएशंस खारिज करते हैं, शुआएं खारिज करते हैं। और वो शुआएं 3 तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ये 3 तरह की रेडिएशन होती हैं। उनमें जो बीटा डिके है या बीटा रेडिएशन है या बीटा पार्टिकल हैं, जब वो न्यूक्लियस से निकलते हैं तो उस चीज़ के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब आगे चलते हैं। कहते हैं इट इज 10,000 टाइम्स वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहता है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये 10,000 टाइम्स वीकर होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की निस्बत। इसके जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं उनको वेक्टर बोसॉन्स कहते हैं। इसमें W बोसॉन है और Z बोसॉन शामिल है। W पॉजिटिव बोसॉन भी होते हैं, W नेगेटिव बोसॉन भी होते हैं, और जो Z बोसॉन्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इसलिए उनके ऊपर 0 लिखा हुआ है, कोई चार्ज मेंशन नहीं है। अब जब ये काम होता है, जैसे कि मैंने बोला कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डिके। अब जब बीटा डिके होता है तो दरअसल न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, और साथ एक पार्टिकल एमिट होता है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। अब होता क्या है कि ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर स्टे कर जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एमिट आउट हो जाता है। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है इसी को हम नाम देते हैं बीटा पार्टिकल्स का। इलेक्ट्रॉन ही होते हैं दरअसल बीटा पार्टिकल्स। अच्छा, अब मैं ज़रा स्ट्रेंथ की एक हिरार्की बता दूं। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। उससे कम जो स्ट्रॉन्ग होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, और उससे कम स्ट्रॉन्ग जो होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, और जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे वीक होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो इस हिरार्की को भी याद रखना है। अब उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। कहते हैं 4 बेसिक फोर्सेस आर 4 डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ सिंगल फोर्स। जब ये फोर्स साइंटिस्ट ने ये कहना शुरू किया कि नेचर के अंदर ये 4 बेसिक फोर्सेस, ये फंडामेंटल फोर्सेस पाई जाती हैं, तो उस वक्त जो ग्रेट ब्रेन्स थे, जैसे आइंस्टाइन था,
उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो 4 फोर्सेस हैं ये भी बेसिकली 4 डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है किसी एक सिंगल फोर्स की। मतलब ये कि इन चारों फोर्सेस को मिला के एक सिंगल फोर्स बनाई जा सकती है जो कि इस यूनिवर्स को, सारी की सारी कायनात को गवर्न कर रही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन 1960s के अंदर 3 साइंटिस्ट थे। एक था अब्दुल सलाम, दूसरा था स्टीवन वाइनबर्ग और तीसरा था शेल्डन ली। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलके पहली दफ़ा क्या किया कि इन चारों फोर्सेस में से 2 फोर्सेस को आपस में कंबाइन कर दिया। 4 फोर्सेस थी हमारे पास। एक थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरी थी वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथी थी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को आपस में कंबाइन करके एक नई फोर्स बनाई जिसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रो वीक फोर्स का, और इसको इलेक्ट्रो वीक थ्योरी का नाम भी दिया जाता है जो उन्होंने पेश की। अब इसमें जो अब्दुल सलाम था वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, एक पाकिस्तानी हीरो है, और इसके अलावा जो बाकी 2 हैं स्टीवन वाइनबर्ग और शेल्डन ली, ये दोनों अमेरिकन हैं। इन तीनों ने मिलकर ये काम किया। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो फोटॉन्स हैं, और इसी तरह जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसके एक्सचेंज पार्टिकल WZ बोसॉन्स हैं। जब इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके एक नई फोर्स बनाई तो उसके जो फोर्स कैरियर बने या एक्सचेंज पार्टिकल्स बने वो इन दोनों को मिलाने से बने। मीन दैट के इन फोटॉन्स को और इन WZ बोसॉन्स को मिलाएंगे तो इससे इलेक्ट्रोवीक फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल बनेंगे जिनको एक ख़ास नाम दिया गया गाज बोसॉन्स का। तो ये इनका काम था। ये बड़ा ही एक तारीख के अंदर एक बड़ा मार्का था जो इन्होंने सरअंजाम दिया। अब देखिए 4 फोर्सेस थी, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर 4 थी हमारे पास, 2 को इन्होंने कंबाइन करके एक फोर्स बना दी। अब हमारे पास 3 फोर्सेस रह चुकी हैं, 1, 2 और 3। अब सोचो कि आप में से अगर कोई इंसान इन तीनों फोर्सेस में से किसी 2 को मिला के एक नई फोर्स बना दे तो उसको भी आज के दौर में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने ये काम किया तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला इस काम के ऊपर। तो आप में से अगर कोई दिमाग लगाए और इन 2 फोर्सेस को मिला के एक नई फोर्स बना दे तो वो जो है नोबेल प्राइज़ का हकदार ठहरेगा। ठीक है, तो फिर इसी तरह सारी फोर्सेस को मिला के एक सिंगल फोर्स तक हम पहुंचते हैं जो इस कायनात को गवर्न कर रही है, जिसके बारे में ग्रेट माइंड सोच रहे थे उस टाइम पे, जैसा कि आइंस्टाइन जैसे लोग। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।